हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर, जिसमें आज हम उसके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिसोल्यूशन के एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं और समझा है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यदि हम बात करें डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन मतलब हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि फर्म क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और एंड जब होगा तो वो जो भी लाइबिलिटीज होंगी उनको पेड ऑफ करेगा और एसेट्स को क्या करेगा, बेच देगा। इसका मतलब इट रेफर्स टू द क्लोजर, मतलब बिजनेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस वेयर ऑल द एसेट्स, जो भी एसेट्स है हम क्या कर रहे हैं उसको सोल्ड कर देंगे, और जो भी हमारी लाइबिलिटीज है उनको हम क्या कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद ही एंड द फर्म सीजेस टू एक्सिस्ट, है ना। एंड फर्म क्या हो जाएगा, अब एग्जिस्ट करने से बंद, मतलब एक तरीके से जो उसका कंटिन्यूएशन होगा वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बंद खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिफर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब यदि पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप का मतलब एक रिलेशन, जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में। तो बाय चांस हम ये मान के चल रहे हैं 3 पार्टनर्स। अब यदि इन 3 पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर या तो चला जाए या रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, या कोई एक नया पार्टनर आ जाए, तो इससे जो भी उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा, एग्जिस्टिंग रिलेशन होगा, है ना, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा या रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और एक नया एग्रीमेंट उनके बीच में आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या होगा, जो फर्म है वो एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे फर्म क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब फर्म क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, एंड पे नहीं आएगा, खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब फर्म कंटिन्यू कर रहा है और पार्टनर्स के जो रिलेशनशिप है वो चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मगर जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब ना ए रहेगा, ना बी रहेगा और ना सी रहेगा, फर्म क्या हो जाएगा, एंड जो भी एसेट्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे, और जो भी लाइबिलिटीज होगी उसको हम क्या कर देंगे, पे ऑफ। तो इसको हम बोलते हैं फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है क्या, कि यदि फर्म होगा तो कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस स्टॉप, खत्म हो जाएगा, मगर अगर पार्टनरशिप के बीच में डिसोल्यूशन है तो इसका मतलब फर्म जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करता रहेगा, बस जो पार्टनर्स के बीच के जो एग्रीमेंट्स है उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स एंड ऑफ एन एग्रीमेंट, है ना, अब किसके, बिटवीन द पार्टनर्स, बट द फर्म में कंटिन्यू, फर्म क्या कर रही है, कंटिन्यू करती रही। मगर वहीं पे यदि हम फर्म की बात करें डिसोल्यूशन की, तो बिजनेस ऑपरेशंस में क्या हो रहा है, क्लोजर, मतलब अब वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा। ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, फर्म के बीच में और पार्टनरशिप के बीच में। अब स्टेट एनी 2 मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो 2 मोड होते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब जो पार्टनर्स है वो आपस में चाहे कि अब हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स जो भी उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी उनको सेटल करके जो भी बचेगा पेमेंट, फाइनल सेटलमेंट, वो आपस में बांट के और फर्म को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट। और एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी का मतलब होता है कि फर्म के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। ये जनरली किस केस में होगा, ये इस केस में होगा कि जब इंसॉल्वेंसी हो जाए, है ना, इंसॉल्वेंसी हो जाए सारे पार्टनर्स की, मतलब अब सारे ही पार्टनर्स लायबल ना हो किसी भी डेप्ट को पे ऑफ करने के लिए, तो मतलब एक तरीके से उनकी कोई कैपेसिटी ना बचे कि वो सारे डेप्ट्स जो है वो पे कर सके, तो उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं। या तो इनका जो बिजनेस है वो क्या हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, मतलब इलीगल हो जाए। तो यदि इलीगल होगा बिजनेस तो भी क्या होगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन जनरली इंसॉल्वेंसी होगी पार्टनर्स की, तो उनको फर्म बंद ही करना पड़ेगा, या बिजनेस अनलॉफुल इलीगल हो जाए तो भी इनको बिजनेस को स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कंपलसरी क्या होता है, तो कंपलसरी तब होगा या तो इंसॉल्वेंसी हो जाए सारे पार्टनर्स की, या तो बिजनेस क्या हो जाए, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, तो उस कारण से बिजनेस को बंदी करना पड़ेगा, और या तो कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे दे कि अब आप जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जनरली वो अनलॉफुल, मतलब अनलॉफुल अगर बिजनेस होगा, इलीगल यदि बिजनेस होगा तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। उस केस में क्या होगा, फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगा, उसको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, है ना। तो हमने इसको देखा था एमसीक्यू क्वेश्चन में भी कि सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटीज, जिसमें हमारे क्रेडिटर्स या लोन्स वगैरह आ जाएंगे। दूसरा, इसके बाद जो भी पार्टनर्स के लोन होंगे, है ना, वो सारे पे ऑफ करेगा फर्म। और जो फाइनली जो भी उनका फाइनल सेटलमेंट होगा कैपिटल अकाउंट में,
उसको हम क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है। आउटसाइड लाइबिलिटीज, इसके बाद है पार्टनर्स, लोन, और लास्ट है जो भी उनके कैपिटल का बैलेंस होगा उसको हम पे ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन, शर्मा, वर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1 ऑन 31 मार्च 2080, है ना। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर्स हो गए जो कि 1:2:1 में प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, PSR। आगे वो कह रहा है 31 मार्च को फर्म क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, फर्म क्या हो गया, एंड पे आ गया। इट वॉज एग्रीड दैट शर्मा विल लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क एंड विल बी पेड ऑफ 15,000 एज रेम्यूनरेशन। तो किसको मिल रहा है रेम्यूनरेशन, शर्मा। कितने का, नाउ आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हो गए। तो यहाँ पे एक्सपेंस हो गए डिसोल्यूशन के 15,000, क्लियर। इसके अलावा 2,84,000 वर पेड टू द क्रेडिटर्स, है ना। अब हमने क्रेडिटर्स को पे किया, कितना पे किया, 2,84,000। इसके अलावा क्या दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजल्टेड टू अ लॉस ऑफ 18,000, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो इन एंट्री, इस जो सेटलमेंट हुआ इसके लिए हमें एंट्रीज को पास करना है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले शर्मा को जो हमने रेम्यूनरेशन ऐसा पे किया, ये भी हम काय में पे करेंगे, कैश में पे करेंगे, या बैंक हम लेके चलते हैं, अमाउंट ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे भी हम इसको बैंक के थ्रू सेटल करेंगे और इसको भी हम काय के थ्रू सेटल करेंगे, बैंक के थ्रू सेटल करेंगे। तो यदि हम बात करें तीनों ही चीज की, तो जो तीनों चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटल करेंगे। तो यदि आप सेटल करोगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, तो ये आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, क्लियर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, क्लियर। तो यदि मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट आपका जनरल एंट्री का ये होता है, ठीक है। अब यदि मैं पहली एंट्री की बात करूं तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी कि शर्मा को कुछ उसने पे करा, दूसरा किसको, एक्सपेंस को पे करा, और तीसरा क्या पे किया, क्रेडिटर्स पे किया। तो हम डायरेक्टली एक ही एंट्री पास कर देते हैं, क्या, इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वी कैन पास सेपरेट एंट्रीज फॉर द 3 ट्रांजेक्शन। अलग अलग भी हम पास कर सकते हैं, मगर बेटर है जब एक ही बार में पे हो रहा है तो हम एक ही बार में टू बैंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कितना, 15,000 एज रेम्यूनरेशन, 5,000 एज एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस एज 5,000 एंड 2,84,000 इज फॉर क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम क्या क्या ऐड करेंगे, 15,000 प्लस 5,000 प्लस 2,84,000। तो 2,84,000 प्लस 20,000 यदि हम करते हैं तो ये आ जाएगा 3,04,000 एंड 3 लाख, क्लियर। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। अब इसके अलावा जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी क्वेश्चन में, वो दी थी कई की इंफॉर्मेशन कि जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन में हुआ है 18,000 का। अब लॉस किस केस में होगा, लॉस उस केस में होगा जो आपका डेबिट जो साइड है वो ज्यादा हो जाए काय से, क्रेडिट से। तो यदि हम रियलाइजेशन अकाउंट में इस लॉस को शो करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आएगा इस साइड, तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। और जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे, है ना, ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो। तो यदि हम जनरल एंट्री इसकी पास करेंगे तो पहला हमारा पार्टनर है जैन शर्मा, जैन शर्मा वर्मा, है ना, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो लॉस था हमारा वो कितने का था, तो लॉस यदि हम देखें 18,000 का, और इस 18,000 को लॉस को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:2:1 के रेशियो, क्लियर, 1:2:1। 18,000 है ना, 1:2:1, तो इंटू 1/4। यदि हम इसको कट करें तो 4 × 16 और 4 × 5 = 20। तो इसका मतलब है तो फर्स्ट पार्टनर है उसको 4,500 मिल रहा है, इसको भी 4,500 मिल रहा है, और इसको मिल रहा है कितना,
9,000। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। क्लियर? तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन की हो जाएगी। तो याद रखना हमें कोई भी यदि आइटम या एक्सपेंस है ना, या कोई भी चीजें अगर अकाउंट इस साइड आएगा तो जनरल एंट्री में हमेशा वो क्या होगा, डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। यदि कोई भी चीज इस साइड पे ऑफ होगी, जैसे हमने इसको पे किया था, क्लियर, 3,04,000, तो ये अगर डेबिट साइड में आई हुई है तो जनरल एंट्री के केस में बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लाल पाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:7। क्लियर? On 1st April 2000, their firm was dissolved. After transferring asset other than cash and outside a liability to realization account, you are given the following information. क्या क्या दिया हमें? A creditor of 3,60,000 accepted machinery for at 5 lakh and paid to the firm 1,40,000. तो कहीं ना कहीं उसने 5 लाख की मशीन ली और फर्म को जो पे किया वो किया 1,40,000। तो ये दोनों तो आपस में सेटल हो गए, मगर इसके अलावा फर्म को इनकम रिसीव हुई कितने की, 1,40,000। क्लियर? तो ये हम किस साइड नोट कर लेंगे, क्रेडिट ऑन रियलाइजेशन, 1,40,000। अगला है सेकेंड, क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक 45,000 इन फुल सेटलमेंट। और अभी हम देख के आए हैं अगर फुल सेटलमेंट होगा तो कोई भी एंट्री पास नहीं होती, तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। द थर्ड, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ 43 इन फुल सेटलमेंट। तो ये भी फुल सेटलमेंट होगा इस क्लेम में, तो इस पे भी हमारी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो जब भी कोई भी लाइबिलिटीज आउटसाइडर या कोई भी लाइबिलिटी यदि कोई एसेट से सेटल होती है तो हमें कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 15,000। तो लॉस हुआ डिसोल्यूशन का, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी लॉस था, तो लॉस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो यदि हम पहले की एंट्री देखें, है ना, तो पहले की एंट्री यदि हम देखते हैं तो ये रियलाइजेशन में हमें बाय बैंक करके रिसीव्ड होगा, किसके द्वारा, क्रेडिटर्स के द्वारा। और कितना अमाउंट क्रेडिटर्स हमें पे कर रहा है, क्रेडिटर्स पे कर रहा है 1,40,000। तो कहीं ना कहीं हमने अभी डिस्कस किया कि यदि अगर वो क्रेडिट साइड में जा रहा है तो एंट्री के केस में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा रिसीव्ड फ्रॉम होम क्रेडिटर्स। क्लियर? कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,40,000 एंड 1,40,000। यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारी कोई भी एंट्री पास नहीं हो रही थी। थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी कोई एंट्री पास नहीं हो रही थी क्योंकि फुल सेटलमेंट का केस था। यदि हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हमें लॉस था, तो लॉस हम किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, तो बाय लॉस आ जाएगा। क्लियर? बाय लॉस आ जाएगा काय पे, रियलाइजेशन। क्लियर? तो बाय लॉस, और यहाँ पे हमारे जो पार्टनर है वो कौन कौन है, लाल और पाल, 3:7, और जो लॉस है वो कितने का है, 15,000। तो 15,000 को हम 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लाल पाल 15,000 इंटू 3/10, 15,000 इंटू 7/10। तो यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आएगा 4,500 एंड 10,500। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, लाल डेबिट, पाल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लॉस कितने का था हमारा, 15,000 का। अभी लॉस को यदि 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4,500 लाल को मिल जाएगा और 10,500 पाल को मिल जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, है ना, और नरेशन लिख देंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन देखें, द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन 80,000, 60% of them has been sold for 2,000, 20% of remaining were sold at discount of 30% and remaining was taken over by Ramlal, a partner at Bookwell। है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझें कि कोई एसेट्स है और उस एसेट्स की वैल्यू आ रही है कितनी, 80,000। अब वो कर क्या रहा है, इस 80,000 में से जो 60% है ना, तो यदि हम 80,000 का 60% निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 48,000।
अब ये 48,000 को प्रॉफिट में बेच रहा है कितने के, 2,000। एक्चुअल में जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50,000, है ना, एसेट्स के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट की, तो 20% ऑफ द रिमेनिंग वर सोल्ड, है ना, तो यदि हम इसका 20% निकालें तो ये आएगा कितना, 16,000, 80 इंटू 20/100। अब 16,000 को 30% के डिस्काउंट में क्या करा, रियलाइज, सोल्ड कर दिया। क्लियर। यदि हम 30% निकालेंगे, 30% यदि 16,000 का निकालें, कितना आ रहा है, 4800, और यदि इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारा 11,200। तो 11,200 ये इतनी वैल्यू पे वो क्या कर रहा है, इसको सोल्ड कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही थी, 50 आ रही थी, यहाँ पे कितनी आ रही है, 11,200। और जो रिमेनिंग बचे, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 60 + 20, तो यहाँ पे 20,000 ही बचेगा रिमेनिंग, तो यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। अब वो कौन लेके जा रहा है, वो रामलाल लेके जा रहा है उसकी बुक वैल्यू, तो ये कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है। पार्टनर का नाम क्या है, रामलाल। क्लियर। तो यदि हम क्वेश्चन देखें, है ना, तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा कैश बैंक के थ्रू रियलाइज हो रहा है, 60% वैल्यू एट प्रॉफिट ऑफ 2,000। नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट 30% के डिस्काउंट पे, 30% यदि हम निकालते हैं इसका 16,000 का, तो 4800, जो कि 11,200 आ रहा है। और तीसरा हमारा रामलाल लेके जा रहा है कितने का, 16,000। तो यदि हम जर्नल एंट्री की बात करें, तो जो भी एसेट्स होंगे वो रियलाइज होंगे किस साइड, क्रेडिट साइड। यदि हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आएगा बाय बैंक, है ना, ब्रैकेट में आ जाएगा स्टॉक, कितने का स्टॉक, 50 + 11,200, ये हो जाएगा 61,200। इसके अलावा पार्टनर लेके गया तो बाय राम लाल। क्लियर। क्या लेके जा रहा है, स्टॉक, कितने का स्टॉक लेके जा रहा है वो, 16,000। तो इसकी जनरल एंट्री करें, अगर क्रेडिट साइड में आया तो डेबिट हो जाएगा। हमारी एंट्री हो जाएगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। तो कितना आ जाएगा इसमें, 61,200, 61,200, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे एसेट रियलाइज्ड। क्लियर। ये हमारा स्टॉक भी हम इसको क्या लिखेंगे, एसेट ही लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, स्टॉक की जगह एसेट्स। ये होगी हमारी पहली एंट्री। दूसरा कौन लेके जा रहा है, रामलाल, तो हमारा रामलाल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो रामलाल डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर। कितने का, 16,000, यहाँ भी 16 और यहाँ पे भी 16,000। यदि हम नरेशन लिखें तो व्हाट, कि एसेट्स टेकन बाय रामलाल एट बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू क्या आ रही थी इसकी, हमारी 16,000। क्लियर। तो ये हमारी जनरल एंट्री थी कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की, जहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमें एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 80,000, और इस 80,000 की वैल्यू में जो 60% वैल्यू थी वो रियलाइज हुई 2,000 के प्रॉफिट में, तो वो वैल्यू आई 50,000। जो 20% थी उसको 30% डिस्काउंट में, तो 20% वैल्यू 16, और उसका 30% डिस्काउंट 4,800, तो वैल्यू आई 11,200। और जो लास्ट रिमेनिंग बचा वो कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, जो कि वैल्यू आई 16,000। तो ये हमारी इसकी जनरल एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द फर्म ऑफ रवि and Mohan was dissolved on 1/3/2013. According to the agreement, Ravi had agreed to undertake the dissolution work on agreed remuneration 2,000. ठीक है, जिसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है कितने का, 2,000, और एंड bear all the realization expenses and dissolution expenses is 1,500, जो कि एंड द सेम वर पेड ऑफ बाय द फर्म पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, है ना। अब यदि डिसोल्यूशन पे करता है फर्म, है ना, और जो डिसोल्यूशन के लिए रवि पे कर रहा है वो कितना पे कर रहा है, 2,000, और जो फर्म पे कर रहा है वो फर्म कितना पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है क्या, 1,500। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी जो एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। क्लियर। तो डिसोल्यूशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, द सेम वर पेड बाय द। क्लियर। मगर यहाँ पे वो किसको पे कर रहा है, रवि को पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या लिख देंगे, टू रवीज, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो रवि पे कर रहा है 2,000, और जो फर्म पे कर रहा है पेड बाय द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और 15,000 इन द सेम वर पेड बाय द फर्म, कितना आ रहा है, 1,500। तो टू बैंक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1,500,
टोटल आ जाएगा 3500। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या रवि एग्री टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन एग्रीड रेम्युनरेशन 2000 एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर्क, है ना। तो जो भी बॉन्ड करेगा वो रवि बॉन्ड करेगा। और डिसोल्यूशन जो एक्सपेंसेस कितने हो गए 15,000। तो कहीं ना कहीं फर्म पहले तो रवि को भी देगा कितना, उसके लिए रेम्युनरेशन, है ना। और आखिरी में फर्म क्या कर रहा है, एक्सपेंस भी पे कर रहा है डिसोल्यूशन के 1500 के। क्लियर। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, जनरली नॉमिनल नेचर। नॉमिनल में हम डेबिट साइड में सारे पहले क्या करते हैं, एसेट्स को क्या करते हैं, लिखते हैं, टेक ओवर करते हैं, एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं। क्रेडिट साइड में हम पहले लायबिलिटीज लिखते हैं और फिर अपोजिटली क्या हम करते हैं, है ना, सारे जो हमारे क्रेडिट में एसेट रियलाइज्ड हो जाएंगे और जो लायबिलिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगे, डेबिट में पे ऑफ हो जाएंगे। और इससे जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस बचेगा, इस प्रॉफिट और लॉस को हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, देयर ओल्ड रेशियो या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है। ठीक है। जनरली इसका जो फॉर्मेट होता है इस तरीके का होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, which अकाउंट, रियलाइजेशन। क्लियर। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस थे। इसमें जनरल एंट्रीज थी जहाँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि यदि क्रेडिट साइड हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जनरल एंट्री से वो जनरली डेबिट हो जाएगी और पर्टिकुलर अकाउंट जिस अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगी। यदि उसको हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो वो जनरल एंट्री के केस में क्रेडिट हो जाएगी। वो जो पर्टिकुलर अकाउंट जिसमें हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं वो अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी काई के लिए जब हम डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं। और जनरली बोर्ड एग्जाम्स में ये जनरल एंट्रीज है वो 4 मार्किंग क्वेश्चन में भी आ जाती है और 6 मार्किंग क्वेश्चन में। तो बहुत इजी है इसको अप्रोच करना, इजी है इसको सॉल्व करना, लिखना। तो आप इसको याद रखें और यदि आपको कोई डाउट लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।